हेलो एवरीबॉडी, मैं एस के पांडे, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री, आईएएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जाएंगे। यहां पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूट्यूब चैनल जो आईएएस पॉइंट दिल्ली के नाम से है, हमारी कोशिश है कि इतिहास से संबंधित हर उन मुद्दे को जो थोड़े से करेंट रिलेटेड हैं, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में विशेषकर जो इतिहास के एक अलग सेक्शन जो कला एवं संस्कृति है तो वह इतिहास से ही संबंधित, लेकिन यहाँ से थोड़े प्रश्न जो पूछे जाते हैं वह आपको करेंट ओरिएंटेड होते हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो इस चैनल के माध्यम से मैं यह भी कोशिश करता हूँ कि इतिहास के अन्य जो सेक्शन हैं, विशेषकर जो मॉडर्न इंडिया है, आधुनिक भारत है, तो वहाँ तो अप्लाइड की संभावना कम है, क्योंकि कुछ नई घटनाएं वहाँ पे नहीं जोड़ी जा सकती। लेकिन फिर भी जो पुराने घटनाक्रम हैं उसमें कौन से इस वर्ष के लिए महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं उसका भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। तो आज बच्चों हम लोग जिस पे चर्चा करने जा रहे हैं वह बुद्ध मोनेस्ट्री है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज वैसे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को हम लोग देखेंगे जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहे हैं, और ऐसे प्रश्नों को हमेशा यूपीएससी के अंतर्गत पूछे जाने की जो संभावना है वह बहुत ही ज़्यादा प्रबल होती है। तो यहाँ पे बौद्ध उन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को हम लोग देखें। ऐसे भी देखा जाए तो यह जो मोनेस्ट्री है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसे विहार के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसा कि बौद्ध धर्म के विषय में आप सब भी जानते होंगे कि इस धर्म की जो उत्पत्ति हुई, इसकी उत्पत्ति 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध के द्वारा की जाती है। यह इसलिए इसकी उत्पत्ति हुई क्योंकि उस समय के समाज में और धर्म के क्षेत्र में व्यापक कुरीतियां समाहित हो गई थी। उन्हीं के प्रति सामाजिक कुरीतियां और धार्मिक कुरीतियों के प्रति एक आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन में जो सबसे लोकप्रिय आंदोलन था वह आपको गौतम बुद्ध के द्वारा चलाया गया। इसलिए 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व काल का यह सबसे लोकप्रिय आपको धर्म के रूप में भी स्थापित हुआ। अन्य संप्रदाय भी थे जिसमें जैन भी हैं, और बौद्ध और जैन साहित्यों में तो बहुत सारे संप्रदायों की चर्चा भी की गई है। यहाँ जो हमारा चर्चा का विषय है वह है बुद्ध मोनेस्ट्री, बौद्ध मठ। जिस प्रकार से देखा जाए तो हर धर्म के अंतर्गत जो शिक्षण संस्थान के रूप में जो भूमिका अपनाया करते थे वह हमारे उसी धर्म के अंतर्गत धार्मिक संस्थानों के द्वारा ही शिक्षा दी जाती थी। जैसा कि हिंदू धर्म में देखें तो जब से मंदिर स्थापित हुए, यानी यह माना जाता है कि गुप्त शासन काल में मंदिर निर्माण की परंपरा की शुरुआत हुई, तो उस समय से शिक्षा देने का काम वह मंदिर के माध्यम से होता था। उसी प्रकार इस्लाम धर्म में मदरसों के माध्यम से होता था। तो हर धर्मों में जो धार्मिक संस्थान हैं उनकी अहम भूमिका रही है। उसके पहले देखें तो गुरुकुल परंपरा चली आती थी। तो यहाँ जो बौद्ध मठ हैं, यह बौद्ध मठ जिसे विहार के नाम से जाना जाता है, तो यह विहार यानी भिक्षुओं का निवास स्थल। प्रश्न एक साल पूछे हुए है कि विहार और चैत्य दोनों क्या है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि विहार जो भिक्षुओं का निवास स्थल है, इसी से बिहार, आधुनिक जो बिहार राज्य है, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। और चैत्य यह एक पूजा गृह हुआ करता था जहां पे भिक्षु बैठकर या जो पूजा किया करते थे। तो यह जो बौद्ध मठ है, बौद्ध मठ का उद्देश्य होता था यानी शिक्षण से संबंधित भी यह जुड़ा हुआ था। अब यहाँ पे देखें तो यह संस्थान यानी शिक्षण संस्थान के रूप में भी स्थापित था, जो अपने शिष्यों को
अपने उपदेश यानी श्रद्धालुओं को, भिक्षुओं को शिक्षा देने का काम किया करते थे। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके द्वारा केवल शिक्षा ही दिया जाता था, बल्कि अन्य काम भी, चाहे सामाजिक काम हो या अन्य कार्य हो, साहित्य से संबंधित कार्य हो, तो वह कार्य भी आपको इसके माध्यम से संचालित किए जाते थे। अब वर्तमान में कौन कौन से महत्वपूर्ण बौद्ध मठ हैं जो हाल फिलहाल में चर्चा में बने हुए हैं, तो उसमें देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण बौद्ध मठ है जो मोगलमारी मध्यकालीन बौद्ध मठ है। यह बहुत ही प्राचीन बौद्ध मठ है जो अभी फिलहाल में इसकी जानकारी हमें मिट्टी की तख्तियों से प्राप्त हुई है। यह जो बौद्ध मठ है यह आपको पश्चिम बंगाल क्षेत्र से संबंधित है। अब इसके विषय में अगर जानकारी की बात की जाए तो इस यानी मोगलमारी मध्यकालीन बौद्ध मठ के विषय में जो जानकारी में प्राप्त होती है वह भी बहुत प्राचीन काल से प्राप्त हो रही है, लेकिन इसकी खोज वर्तमान समय में हुई है। इस मोगलमारी मध्यकालीन बौद्ध मठ का जो उल्लेख है वह उल्लेख आपको वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में भी किया था। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि वेनसांग एक आपको बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स था, तीर्थयात्री था, जो बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने भारत आया था चीन से, और वह 7वीं शताब्दी ईस्वी में आया था और उस समय भारत में हर्ष का शासन था। तो उसके समय में वेनसांग आया था, बहुत सारे जगहों पे उसने यात्रा भी किया था, और उसी में जब वह ताम्रलिप्ति होकर ही वह गया था वापस, तो ताम्रलिप्ति होते हुए गया था, तो उसी क्षेत्र में यह मोगलमारी मध्यकालीन बौद्ध मठ अवस्थित है। अब यह क्यों महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम से संबंधित, तो इसके विषय में हम लोग यहां पे देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि जो मोगलमारी जो मध्यकालीन बौद्ध मठ है यह बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में अवस्थित है। जो मोगलमारी एक स्थान है, उस स्थान से संबंधित, क्योंकि पुरातत्व में यह एक यानी प्रावधान रहा है, जैसे जहां पे जो चीजें प्राप्त होती हैं उसी स्थान के नाम पर उसका नामोल्लेख किया जाता है, जैसे हड़प्पा की सभ्यता। तो यहां से जो खुदाइयां हुई उस खुदाइयों से मिट्टी की बनी तख्तियों पर कुछ अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं, और इन अभिलेख की जो लिपि है वह लिपि भी देखा जाए तो सिद्ध मातृका लिपि है। सिद्ध मातृका यानी यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिद्ध मातृका लिपि क्या है, तो यह मौर्य काल के बाद यानी भारतीय ब्राह्मी लिपि और प्रारंभिक सिद्ध मातृका लिपि के बीच एक संक्रमणकाली चरण है, जो हमें सिद्ध मातृका लिपि के संदर्भ में उसे हम लोग चर्चा अभी करेंगे। तो इस मठ की पहचान जो है वह मुगलईक विहारिका और यज्ञ पिंडिक महाविहार के रूप में भी हुई है, जो यह मोगलमारी मध्यकालीन बौद्ध मठ है। तो इसकी पहचान मुगलईक विहारिका और यज्ञ पिंडिक महाविहार के रूप में भी इसकी पहचान की गई है। यह जो बौद्ध मठ है मोगलमारी से जो प्राप्त हुई है, यह मठ 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक के इसके विषय में हमें जानकारी भी प्राप्त होते हैं। और वेनसांग जिसका हमने चर्चा किया, जो एक चीनी यात्री था, इसके यात्रा विवरण से भी हमें इसके विषय में जानकारी मिलती है, यानी ऐतिहासिकता भी इसकी है। वेनसांग जो ताम्रलिप्ति, जो वर्तमान में तामलुक जिला जो है, वह उसी सीमा के भीतर 10 बौद्ध मठों की उपस्थिति का उल्लेख उसने अपने यात्रा वृत्तांत में किया था, जो उसकी यात्रा वृत्तांत CQ की के नाम से है, जो वेनसांग का यात्रा वृत्तांत है। इसमें जब खुदाइयां हुई तो खुदाई के दौरान उत्कीर्ण कुछ मुहरे प्राप्त हुए, जो 6 छोटे टुकड़े जो प्राप्त किए गए, उनमें प्रत्येक पर देखा जाए तो बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतीक चिन्हों की भी जानकारियां मिली, जैसे हिरण, धर्मचक्र। तो इन प्रतीकों का, जो बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतीक हैं, वह प्रतीक भी प्राप्त हुए, और अक्षरों का एक समूह भी इससे जब इसकी खुदाइयों के दौरान हमें प्राप्त होती हैं। और अक्षरों का जो यह समूह है वह आपको कौन सी, तो सिद्ध मातृका लिपि। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिद्ध मातृका क्या है, तो यह भी एक लिपि है। जैसे अशोक के अभिलेख को हम लोग देखते हैं, तो अशोक के अभिलेख
में ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, आर्मेयिक लिपि, ग्रीक लिपि, अलग अलग क्षेत्र से संबंधित अलग लिपियां हैं। जिस क्षेत्र में जो अभिलेख है उसी क्षेत्र के अनुसार उसमें लिपि भी है। भाषा तो प्राकृत है। तो इस प्रकार से यहां भी आप देखें तो यह संस्कृत भाषा में ही है, प्राकृत भाषा में ही, लेकिन यह जो लिपि है वह सिद्ध मातृका लिपि है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है जो मुगलमारी मध्यकालीन बौद्ध मठ के संदर्भ में हम लोगों ने देखा। कुछ और भी महत्वपूर्ण आपको यहाँ पे अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि यह आपको सिद्ध मातृका लिपि क्या है। तो सबसे पुराना जो शिलालेख है, यह सबसे पुराना शिलालेख 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत का है और यह ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में है। इनमें मौर्यकालीन सम्राट अशोक के अभिलेख हैं, जिनके अधिकांश शिलालेख जो हैं वह प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। लेकिन 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी 6ठी शताब्दी के बाद में, ब्राह्मी एक गुप्त लिपि के रूप में विकसित हुई और उसे ही सिद्ध मातृका या कुटालिया के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जा सकता है कि सिद्ध मातृका और कुटालिया क्या है। तो यह ब्राह्मी की ही एक गुप्त लिपि है जो 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में विकसित हुई थी, उसे ही सिद्ध मातृका और कुटालिया। तो यह जो मुगलमारी जो मध्यकालीन जो बौद्ध मठ है, वह वहाँ जो हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं वह इसी सिद्ध मातृका। इसके पहले के वीडियो में हमने एक चर्चा किया था जो सप्त मातृका, जो 7 देवियां हैं, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसके इम्पोर्टेंस आप सबों को भी पता चला होगा। और मैंने भी देखा जिस प्रकार से आप लोगों ने उसे लाइक किया, जिस प्रकार से आप लोगों ने शेयर किया, तो उसकी इम्पोर्टेंस आप सबों की भी है, यह मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट हम लोग देखें तो यह दूसरा जो महत्वपूर्ण जो मठ है वह है हेमिस मठ। अब हेमिस मठ भी बुद्ध यानी बौद्ध धर्म से संबंधित एक विहार है, मोनेस्ट्री है। यह इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है, पहला यह कि यह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यह जम्मू कश्मीर से संबंधित एक मठ है, क्योंकि बुद्ध और बौद्ध धर्म का जो प्रचार था वह भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में हो चुका था। तो यह हेमिस मठ से संबंधित क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, पहला यह देखना है कि यह जो हेमिस मठ है यह आपको यानी जम्मू और कश्मीर स्थित लेह के पास में अवस्थित है। यह मठ लद्दाख के सभी बौद्ध मठों में सबसे आकर्षक और सिंधु नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। यह पूछा जा सकता है कि हेमिस मठ किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो यह सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। इस मठ का जो निर्माण हुआ वह 1630 ईस्वी में स्टेंगसंग रासपा नवांगवा ग्यात्से के द्वारा करवाया गया था। यह भी एक धार्मिक विद्यालय के रूप में अवस्थित था, क्योंकि वहां से धर्म की शिक्षा दी जाती थी, शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया जाता था। तो इसी उद्देश्य से इस मठ को स्थापित भी किया गया था। यह मठ तिब्बती स्थापत्य शैली में बना हुआ यह मठ है और जो बौद्ध जीवन और संस्कृति को, बुद्ध के जीवन और बुद्ध के संस्कृति, बुद्ध के सिद्धांतों को प्रसारित करने का यह मठ काम करता है। इस मठ की जो सबसे बड़ी जो आकर्षक है वह आकर्षक है बुद्ध की बनी तांबे की धातु में ढली बुद्ध की प्रतिमा। जो बुद्धा इमेजेज यहाँ पे प्राप्त हुए हैं वह कॉपर की हैं। यह इसकी सबसे बड़ी आकर्षण का केंद्र है, जो हम लोग हेमिस मठ के रूप में देख सकते हैं। साथ ही साथ देखें तो दीवारों के ऊपर भी आपको जो चित्र जो बनाए गए हैं वह आपको जीवन चक्र यानी काल चक्र, धर्म चक्र को प्रदर्शित किया गया है, जो दीवारों पे चित्र बनाए गए हैं। मठ के 2 मुख्य भाग हैं, जिन्हें एक दुखांग और दूसरे को शोगखांग के नाम से भी जाना जाता है, जो हेमिस मठ से संबंधित है। वर्तमान में इस मठ की जो देखरेख की जा रही है वह बौद्ध धर्म के ही एक संप्रदाय है, जिसे दुक्रपा संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है, कि दुक्रपा संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। इस पे नहीं पूछा गया है, तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित एक संप्रदाय है जो हेमिस मठ को देखरेख करने का काम आपको करता है। यानी बौद्ध धर्म के ही यह अनुयायी हैं, जो दुक्रपा संप्रदाय के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ से आपने देखा कि 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कि यह मठ किस क्षेत्र में है,
किस नदी के किनारे है, किस शैली में बनी हुई है, यहाँ पे बुद्ध की मूर्तियां हमें किस रूप में प्राप्त हो रही हैं, और इससे संबंधित एक जो संप्रदाय है, इतनी चीजों को तो आप अवश्य याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखें तो एक जो नेक्स्ट जो मठ है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो चर्चा में है, वह है तवांग मठ। तवांग मठ यह आपको अरुणाचल प्रदेश में स्थित, यह भारत का सबसे बड़ा मठ और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मठ है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मठ है। यहां से भी संबंधित, तवांग मठ से भी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को देखें तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जो तवांग मठ है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ के रूप में स्थित है। तवांग मठ तवांग नदी के किनारे स्थित है, तो इससे संबंधित आपको नदी भी तवांग नदी के किनारे, तवांग कस्बे में यह मठ है। यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है और लहासा के पोतवाल महल जो सबसे विश्व का सबसे बड़ा मठ है, तो लहासा के पोतवाल महल के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ कौन सा है? तवांग मठ है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस मठ को गाल्डेन नामग्याल लहात्से, बहुत महत्वपूर्ण, यह तवांग मठ को ही गाल्डेन नामग्याल लहात्से के नाम से जाना जाता है। यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा मठ है जिसे गाल्डेन नामग्याल लहात्से के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस प्रकार से प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। जैसे देखे होंगे आप कि बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे प्रश्न कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं, जो अवतारवाद की जो संकल्पना है, जैसे मैत्रेय, फ्यूचर बुद्धा, तो उनसे रिलेटेड प्रश्न तो हो सकता है इस बार मोनेस्ट्री से प्रश्न पूछ दे। तो यहां पे आपको यह ध्यान रखना है, जो मैंने मोनेस्ट्री का जो चर्चा किया है, इस मठ का जो निर्माण हुआ वह मेराक लामा लोड्रे याग्त्से ने के द्वारा किया गया 1680-81 ईस्वी में, और इसका नामकरण भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण एक और महत्वपूर्ण चीज है कि एक जनजाति है मोनपा। यह आपको अरुणाचल की एक ऐसी जनजाति है जो पत्थर और बांसों के घरों में जो रहा करते हैं, तो इन्हीं जनजाति, यह जनजाति भी आपको इसी मठ के आसपास निवास किया करते हैं। तो एक यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, मोनपा जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इस तरीके से हमारी जो कोशिश है, हमारी कोशिश यही है कि जो भी करेंट से चीजें हैं, अभी एग्जाम में टाइम है, तो उसका आप लोग फायदा उठाएं और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। यह भी आपके लिए उपकार का ही काम है। तो आप सबों के जिस प्रकार से आप लोगों ने लाइक किया है, जिस प्रकार से मुझे आप लोगों ने प्रोत्साहित किया है, मैं कोशिश करूंगा कि इतिहास से संबंधित जो भी प्रश्न हो वो मैं आपको यहाँ तक सॉल्व कराने में सफल रहूं और आपके सहयोगी बने रहूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन मंगलमय हो। थैंक यू।